बेटा मैं बस 5 मिनट्स तक रिवीजन स्टार्ट करवाती हूँ ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट सेंटर हो जाए क्लास में। अच्छा चलो, अब शीट स्टार्ट कर देते हैं एक्सेल। ये एक्सेल फॉर्मूलाज वाली शीट है जो मैंने आप लोगों को पहले भी करवाई हुई है सारी। ये मैं डिलीट कर रही हूँ चीजें। चलो
ठहरो मुझे वो करने दो, शेयर स्क्रीन। अच्छा जी, इसमें बेटा सबसे पहली चीज है टोटल डिडक्शंस। डिडक्शंस के लिए किसी को याद है हमने कौन सा फंक्शन लगाया था और उसको कौन से कितने लगाए थे फंक्शंस उसके? ये रिवीजन आप लोगों ने भी साथ साथ करनी है। टोटल के लिए कौन सा फंक्शन लगा था? मैम सम। और सम में हम लोगों ने कितने किए थे सम के फंक्शंस? मैम सम 3। के हम 3 किए थे मैम। 3 किए थे, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले पे आते हैं हम लोग। अब यहाँ पर सिर्फ मैंने टोटल डिडक्शंस निकालनी है, तो मेरे पास सिर्फ दो नंबर्स हैं जिनकी मैंने डिडक्शंस निकालनी है, 1 और 2। जब आपके पास सिर्फ 2 या 3 नंबर्स हो ना, तो आप लोग सिंपल क्या कर सकते हो, आप प्लस के साइन के साथ भी उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। यानी कि आप दोनों नंबर्स के बीच में अगर जैसे हम लोग प्लस लिखते हैं ना, वैसा प्लस का साइन लगाओ, उससे भी सॉल्व हो सकता है। इक्वल्स टू, ये होगी डिडक्शन 1, प्लस का साइन, ठीक है। और मैंने इसको किस में ऐड करना है, मैंने इसको इसमें ऐड करना है, C2 + D2, फर्स्ट डिडक्शन प्लस सेकेंड डिडक्शन। ये आ गया आपके पास आंसर, ठीक है। एक तरीका था मेरे पास ये वाला प्लस के साइन वाला। दूसरा तरीका मेरे पास क्या था, इक्वल्स टू। उसमें हम लोग किस तरह करते हैं, एक तो प्लस के साइन के साथ हो गया, फिर अगर हम लोगों ने सम निकालना हो तो हम लोग सम के फंक्शन के साथ करते हैं, इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट स्टार्ट। अब नीचे इसका सिंटेक्स देखो, ब्रैकेट के बाद लिखा हुआ है नंबर 1, कॉमा नंबर 2, ठीक है। अगर आपके पास सिर्फ 2-3 नंबर्स है ना, तो आप लोग कॉमास के साथ भी उसको कर सकते हो, ठीक है। किस तरह करोगे, देखो नंबर 1, ये डिडक्शन 1 हो गई है, सिंटेक्स में नंबर 1 के बाद कॉमा, ये कॉमा, और उसके बाद लिखा हुआ है नंबर 2, मैंने इधर नंबर 2 को क्लिक कर दिया है, ठीक है। एक तरीका क्या था कि आपने प्लस के साइन के साथ सॉल्व किया था, दूसरा तरीका क्या था कि आपने सम के फंक्शन लगाकर ब्रैकेट स्टार्ट करके जितने नंबर्स को ऐड करना है, फर्स्ट नंबर कॉमा सेकेंड नंबर, अगर आपके पास तीसरा एक और नंबर होता तो आप कॉमा लगाकर तीसरे को भी कर देते। मैंने इन दो को यहाँ पर, अब देखो जब मेरे पास फंक्शन कंप्लीट हो गया, सबसे पहला रूल क्या होता है, इक्वल्स टू, फिर फंक्शन का नाम, ब्रैकेट और फिर रेंज। ये आ गया आपके पास 137। एक था तरीका आपके पास ये वाला C2 प्लस प्लस के साइन के साथ, और दूसरा तरीका क्या था आपके पास, इक्वल्स टू सम लगाकर आप सिंटेक्स के साथ कॉमास के साथ आप उसको सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। फिर तीसरी चीज आ जाती है हमारे पास, सम का ही फंक्शन है लेकिन वो हम लोग रेंज के साथ करते हैं, ठीक है। यानी कि जो रेंज होती है आप लोग उसको सिलेक्ट करते हो, देखो कैसे करेंगे, इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है। आप लोग क्या करोगे, अब जो रेंज होती है ना, जैसे यहाँ तो चलो सिर्फ 2 नंबर हैं, आप लोग इसको इस तरीके से भी कर सकते हो प्लस लगाकर, और कॉमर्स के साथ भी कर सकते हो। लेकिन अब देखो मैं आप लोगों को शीट ये वाली दिखाती हूँ 4। यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट चीजें हैं जिनको मैंने ऐड करना था। अब मैं अगर इनको प्लस के साथ ऐड करती या मैं इनको कॉमास लगाकर ऐड करती, तो वो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता कि मैं बार बार प्लस लगाऊं या फिर बार बार कॉमास लगाऊं, ठीक है। तो हम लोग ऐसे, जब मेरे पास रेंज ज्यादा होती है ना, रेंज बड़ी होती है, तब हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग उसकी पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब देखो ये तीसरा तरीका मैं आपको जो बता रही हूँ ये यही वाला है। कैसे करना था, इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज कौन सी है जिसको हमने ऐड करना है, ये वाली रेंज है। मैंने उस रेंज को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, जिस रेंज को आपने ऐड करना होता है, मैंने उस रेंज को सिलेक्ट कर लिया और यहां से मैंने इसकी ब्रैकेट क्लोज कर दी है, ठीक है। बेटा आसान हो जाए मैं फिर करवाती हूँ।
चलो अच्छा, अब ये 3 हो गए सम के फंक्शंस, ये क्लियर है तो फिर मैं आगे चलती हूँ। यस मैम। हाँ मैम। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट पे आते हैं अब फिर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास अच्छा ठीक है, ये सम का फंक्शन जब हम लोगों ने एक लगा लिया, अब आके अगर आपके पास सेम फंक्शंस नीचे लगने हैं तो आप क्या क्या करते हो, यहाँ से कॉर्नर से पकड़ के इसको नीचे ड्रैग कर देते हो, आपके पास बाकी सारे आंसर्स आ जाते हैं। ठीक है, सिर्फ कॉर्नर से पकड़ के इसको ड्रैग करना होता है। ये आपके पास आ गया अब टोटल डिडक्शंस वाली। अगली चीज है हमारे पास नेट पे, ये किसी को याद है हमने कैसे निकाली थी? मैम ग्रोस पे माइनस टोटल डिडक्शन। हाँ, नेट पे हमने कैसे निकाली थी, हमने ग्रॉस पे को माइनस किया था टोटल डिडक्शंस में से, तो हमारे पास मंथली सैलरी आ गई थी। ठीक है, किस तरह करेंगे, देखो जैसे हमारे पास सम का तो एक फंक्शन होता है ना, SUM लिखते हो आपके पास तो सम का फंक्शन आ जाता है। एक्सेल में इसका क्या नाम है, सब्ट्रैक्शन के नाम का कोई फंक्शन नहीं है प्रॉपर। ठीक है, यानी कि आप चाहे सब्ट्रैक्ट लिखो चाहे माइनस लिखो, उस नाम का कोई फंक्शन नहीं आता, आप लोगों को सिर्फ उसका साइन लगाकर उसको माइनस करना पड़ता है। अब देखो मैं यहाँ पर इक्वल्स टू लगा रही हूँ, मैंने किसको किससे माइनस करना था, मैंने ग्रॉस पे को माइनस करना था टोटल डिडक्शंस के साथ, B2 माइनस E2, इसको मैं एंटर करूंगी तो मेरे पास नेट पे आ जाएगी। ठीक है, अब देखो नीचे सेम फंक्शन लगना है, तो मैं यहां से कॉर्नर से इसको ड्रैग करूंगी, आपके पास नेट पे आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया नेट पे का। आगे है एनुअल पे। अब ये आपके पास देखो मंथली सैलरी आई है, ये आपके पास एक महीने की सैलरी है। एनुअल पे हम लोग कैसे निकालते हैं, एनुअल पे के लिए अब देखो हमारे पास एक मंथ की तो सैलरी आ गई है, हमारे पास एक साल की कैसे आएगी, अब एक साल के अंदर 12 मंथ्स होते हैं। ठीक है, ये सिंपल मैथ्स है। आपके पास अगर एक मंथ की सैलरी आ गई है तो 12 मंथ्स की सैलरी कैसे आएगी, कि आप 1 को मल्टीप्लाई कर दोगे 12 के साथ, 1 मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो जब हम लोग एक महीने की नेट पे को मल्टीप्लाई करेंगे 12 मंथ्स के साथ, तो ऑब्वियसली आपके पास 12 मंथ्स यानी कि एक साल की एनुअल पे आ जाएगी। हम लोग किस तरह निकालते हैं, इक्वल्स टू मल्टीप्लीकेशन डिवीजन का भी कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है, वो भी आपको साइन लगाकर करना पड़ता है। एनुअल पे मल्टीप्लाई यानी कि हिस्टेरिक का साइन, वो जो स्टार होता है, मल्टीप्लाई बाय 12। आपने एनुअल पे के लिए आपने एक मंथ की सैलरी को जब आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एक पूरे साल की सैलरी आ जाएगी 12 मंथ्स की, इक्वल्स वो करोगे एंटर करोगे तो ये आपके पास एनुअल पे आ गई है। अब एनुअल पे के बाद जब इसको आप नीचे ड्रैग करोगे, ये आपके पास बाकी सारी एनुअल पेज आ जाएंगी बाकी एम्प्लॉयज की। और अगली ये बेटा क्लियर है नेट पे और एनुअल पे? अगर आप यस लोगों को मैम। बीच में कोई भी इशू आए तो मुझे बीच में रोककर पूछ लेना, क्योंकि अब ये रिवीजन चल रही है, इसके बाद दोबारा इस चीज की रिवीजन नहीं होगी। अब जो बच्चे कह रहे थे ना कि मैम हम लेक्चर नहीं ले सके, हम लोग कर नहीं सके, हमारा इंटरनेट का मसला था, लाइट्स का मसला था, अब बेटा यही टाइम है रिविजन का, इसके बाद फिर रिविजन वगैरह नहीं होगी, अब डायरेक्ट आपका फाइनल ही होगा। आगे है आप लोगों का पे पर वीक। अब देखो नेट पे भी निकल आई है, एंड एक महीने की भी निकल आई है, एक साल की भी निकल आई है। आगे वो मांग रहा है हमसे हर हफ्ते की पे पर वीक, एवरी वीक की पे। ठीक है, एक एक हफ्ते की पे। अब देखो हम लोग अगर मंथ्स के थ्रू सैलरी निकालना, मंथ्स के थ्रू हम लोग वीक की निकालना चाहिए तो वो पॉसिबल इस वजह से नहीं होगा, क्योंकि उसमें क्या होता है कि एक महीने के अंदर आप लोगों की 4 वीक्स भी होते हैं, कभी 5 वीक्स भी होते हैं, तो एक हम लोग एक वो नहीं कर जज नहीं कर सकते या एक पूरा कैलकुलेशन नहीं कर सकते कि एक महीने के अंदर इतने ही होंगे तो इतने हम लोग हफ्ते की इस तरह निकालेंगे। आपके पास फिर हम लोग क्या देखते हैं कि एक साल के अंदर टोटल कितने वीक्स आते हैं। ठीक है, क्योंकि महीने से कैलकुलेशन खराब हो जाएगी ना, तो फिर आप एक साल में देखते हो कि एक साल में कितने वीक्स आते हैं। हमारे पास एक साल में टोटल 52 वीक्स होते हैं। ये भी सिंपल मैथ्स है कि अगर आप बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू पे जा रहे हो तो आप डिविजन करते हो। आप अब मल्टीप्लिकेशन हमने कब की थी, जब आप एक छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू पे जा रहे थे। जब आप एक मंथ से साल पे जा रहे थे तो आपने मल्टीप्लाई किया था। जब आप एक साल से वीक पर आ रहे हो तो आप उसको डिवाइड करोगे।
अब देखो एक साल की तो हम निकाल चुके हैं, ये जो एनुअल पे है ये एक साल की सैलरी थी, वो हमने निकाल ली है। हमने उससे अगर वीक की निकालनी है तो हमें पता है एक साल के अंदर 52 वीक्स हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वल्स टू एनुअल पे डिवाइडेड बाय 52। जब हम लोग एनुअल पे को 52 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। एंटर करूंगी इसको, ये मेरे पास पे पर वीक, इसको नीचे ऐसे ड्रैग कर दूंगी तो ये मेरे पास बाकी सारे आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, ये हो गई आप लोगों की पे पर वीक। ये वाली शीट क्लियर है बेटा? यस मैम। यस मैम क्लियर। चलो अब हम लोग नेक्स्ट शीट पे मूव करें, शीट नंबर 5, इस पे आ जाओ जरा। ये रिमूव कर देती हूँ और चलो अच्छा, अब सबसे पहले इसमें चीज है हमारे पास कैलकुलेशन वाली है ऑब्टेन मार्क्स। ऑब्टेन ऑब्टेन हमारे पास कहाँ से आएगा, हमारे पास यहाँ से आएंगे ऑब्टेन मार्क्स। हमने देखना है कि हर स्टूडेंट के ये जो इंग्लिश तीनों सब्जेक्ट्स में टोटल कितने मार्क्स आए हैं। टोटल मार्क्स तो हमें पता है 300 है, क्योंकि 100 इंग्लिश का था, 100 मैथ्स का था, 100 साइंस का था। टोटल मार्क्स तो 300 हो गए। अब इनके हम लोगों ने ऑब्टेन मार्क्स निकालने हैं। वो कैसे निकालते हैं हम लोग, उसके लिए कौन सा फंक्शन लगाएंगे ऑब्टेन के लिए? सम लगाएंगे। सम लगाएंगे, इक्वल्स टू सम ब्रैकेट स्टार्ट। किस चीज को ऐड करना है, इन तीनों को ऐड करना है। मैंने इन यस। तीनों की रेंज को सिलेक्ट कर लिया और यहां से ब्रैकेट क्लोज, जैसे हम लोगों ने पीछे सम का फंक्शन किया था। एंटर करूंगी, ये मेरे पास फर्स्ट का आंसर आ गया। अब मैं एक एक आंसर मेरे पास आ गया है, नीचे मैंने सेम फंक्शन लगाना है, तो मैं क्या करती हूँ, कॉर्नर से पकड़ के इसको ड्रैग कर दूंगी, मेरे पास बाकियों के भी आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, ये ऑब्टेन मार्क्स आ गया हमारा हर स्टूडेंट का अलग अलग। अब मैंने ग्रैंड टोटल अलग से निकालना है। ग्रैंड टोटल अब किसका होगा, ग्रैंड टोटल इंग्लिश के सारे मार्क्स का होगा, मैथ्स के सब का होगा और साइंस के सब मार्क्स का होगा। ग्रैंड टोटल के लिए सेम वही फंक्शन सम का फंक्शन लगेगा, क्योंकि मुझे टोटल चाहिए। ब्रैकेट स्टार्ट, इसको मैंने सिलेक्ट किया और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अभी मैं सिर्फ फर्स्ट को सिलेक्ट कर रही हूँ, बाकियों को मैं ड्रैग करूंगी तो मेरे पास बाकी सबके भी आंसर्स आ जाएंगे। इक्वल्स टू सम ब्रैकेट स्टार्ट रेंज और ब्रैकेट क्लोज। एंटर करूंगी, मेरे पास इसका ग्रैंड टोटल आ गया। अब यहां पर अगर मैं इसको ऐसे ड्रैग करती हूँ तो मेरे पास बाकियों के भी टोटल आ जाता है, 577, 663 और 549। ठीक है, ये आ गया मेरे पास अब ग्रैंड टोटल। ये तो हमारे पास सिंपल सम का फंक्शन था जो मैंने पहले भी किया था, अब दोबारा हम लोगों ने इसको रिवाइज कर लिया। आगे हमारे पास आता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अच्छा अब देखो, आप लोग अगर आपके माइंड में ये बात आए कि हम लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को टोटल के साथ भी तो कर सकते हैं, कि हमें टोटल ही देखने हैं ना कि कितने स्टूडेंट्स हैं। अब देखो, अब हम लोग यहाँ पर अगर टोटल लगाते हैं, इधर सम का फंक्शन लगाते हैं इस पे, तो वो क्या करेगा, वो सम का फंक्शन 1 + 2 + 3 + 4 करके 10 तक वो ऐड करता जाएगा नंबर्स को। तो हमारे पास हमें उससे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो नहीं पता लगेंगे, वो तो सारी सिर्फ वैल्यूज को ऐड करता जा रहा है। हम लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए क्या मतलब मुझे चाहिए कि मुझे देखने टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, हम लोगों ने टोटल स्टूडेंट्स देखने हैं, उसके लिए हम लोगों ने फंक्शन किया था काउंट का, COUNT काउंट। काउंट क्या करता है, काउंट जो है ना, आप जितनी रेंज को सिलेक्ट करते हो ना, काउंट उन सेल्स को काउंट करके आपको बता देता है कि टोटल इतने सेल्स हैं ये। लेकिन सम क्या करता है, सम उन वैल्यूज को ऐड करता जाता है। अब देखो सम क्या करेगा, ये जो मैंने सिलेक्ट की हुई है रेंज, वो 1 + 2 + 3 करके 1 वो से 10 तक उसको ऐड करता जाएगा। लेकिन जब हम लोग काउंट का लगाएंगे तो वो इन 1 से 10 तक जितने भी सेल्स हैं वो उनको काउंट करके आपको बताएगा। ठीक है, अब देखो मैंने आप लोगों को, मैम हम प्लस कर देते हैं ना, हाँ तो तो हमने तो काउंट काउंट उसको, चाहिए। हाँ काउंट उसको हाँ सिर्फ काउंट कर देता है 1 से लेकर हाँ, उन 10 तक। सेल्स को काउंट कर देता है जितने आपने रेंज सिलेक्ट की हुई होती है।
अच्छा, अब यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अच्छा मैंने आप लोगों को काउंट में दो चीजें बताई थी। मैंने आप लोगों को काउंट में एक काउंट का सिंपल जो COUNT होता है काउंट, एक उसका फंक्शन बताया था, और मैंने आप लोगों को काउंट ए बताया था कि काउंट में ये दो चीजें आती हैं। काउंट हम लोग कब यूज करते हैं? काउंट हम लोग तब यूज करते हैं जब हमारे पास जो रेंज होती है ना, हमने जिस रेंज को काउंट करना होता है, जिन सेल्स को काउंट करना होता है, जब हमारे पास वो सेल्स न्यूमेरिकल वैल्यूज के होते हैं या हमारे पास वो रेंज न्यूमेरिकल वैल्यूज की होती है, तब हम लोग काउंट का फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। जब हमारे पास, अब देखो ये जो मैंने सिलेक्ट की हुई है रेंज ID वाली, ये मेरे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं। अब देखो हम लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कहाँ से देख सकते हैं? हम लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या तो ID से देख सकते हैं उनके, या फिर हम लोग उनके नेम से देख सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को। तो अगर हम लोग ID से देख रहे हैं यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यूज की रेंज सिलेक्ट कर रहे हैं, तो मेरे पास काउंट का फंक्शन आएगा। लेकिन अगर मैं ID की बजाय नेम्स जो लिखे हुए हैं वहां से मैं आप लोग ये काउंट का फंक्शन लगा रही हूँ नेम्स को सिलेक्ट करके, तब मेरे पास सिंपल काउंट का नहीं लगेगा, तब मेरे पास काउंट ए का फंक्शन लगेगा। काउंट ए को अल्फाबेट से याद रखो, A फॉर अल्फाबेट्स, ठीक है। जहां पर अल्फाबेटिकल वैल्यूज होंगी वहां पर काउंट ए लगता है, और जहां पर न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं वहां पर आपके पास काउंट का फंक्शन आता है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल्स टू, मैं ID से देखना चाह रही हूँ, तो मैं सिंपल काउंट का फंक्शन लगाऊंगी, ब्रैकेट स्टार्ट, और मैं इसकी रेंज सिलेक्ट कर लूंगी। जैसे हमने सम में किया था, सम का फंक्शन लगाकर हम लोग रेंज सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है। उसी तरीके से हम लोग काउंट का फंक्शन लगाएंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और यहाँ से रेंज सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर आ रहा है मेरे पास 10, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं टोटल? ये 1 to 10, ये 10 स्टूडेंट्स हैं टोटल, ठीक है। आगे वो मांग रहा है नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। अब देखो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हमें कहाँ से पता लग सकते हैं? नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हमें ऊपर जहां पर इंग्लिश, मैथ्स और साइंस लिखा हुआ है, हमें वहां से पता लग सकते हैं नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने हैं। तो मैं क्या करूंगी, इक्वल्स टू, अब देखो, अब मेरे पास अल्फाबेटिकल वैल्यूज है ना इंग्लिश, मैथ्स और साइंस की, न्यूमेरिकल तो नहीं है। तो मैं क्या करूंगी, काउंट ए लगाऊंगी, ब्रैकेट स्टार्ट, ये रेंज है मेरे पास, और इधर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे मैंने एंटर किया, तो ये मेरे पास आगे टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने हैं? मेरे पास टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं 3, इंग्लिश, मैथ्स और साइंस। यानी कि आप जिस रेंज को सिलेक्ट करते हो वो आपको उस रेंज को काउंट करके बता देता है कि उस रेंज में कितने सेल्स इंक्लूड हो रहे हैं। सिंपल है ये, ठीक है। अच्छा, आगे आ जाता है आपके पास, बेटा अगर समझ ना आए तो बीच में रोकर पूछ लेना। आगे आपके पास आ जाता है मैक्सिमम मार्क्स और मिनिमम मार्क्स, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम मार्क्स और मिनिमम मार्क्स, या फिर आपकी किसी भी रेंज में अगर आपसे हाईएस्ट वैल्यू या फिर आपसे अगर लोएस्ट वैल्यू पूछी हुई हो, जब भी आपसे कोई बड़ी चीज और एक छोटी चीज पूछी हुई है तो आपने उसके लिए मैक्स और मिन का फंक्शन लगाना है, ठीक है। अगर हाईएस्ट वैल्यू पूछी हुई है तो मैक्स का फंक्शन लगेगा, अगर लोएस्ट वैल्यू पूछी हुई है तो मिन का फंक्शन लगेगा, ठीक है। अब मैक्स और मिन का काम क्या होता है कि आप जिस रेंज को सिलेक्ट करते हो ना, आपको वो उस रेंज में से जो हाईएस्ट वैल्यू होती है ना, वो आपको दिखा देता है कि आपकी हाईएस्ट वैल्यू इस रेंज की ये है। अगर मिन सिलेक्ट करते हो तो वो आपको जो आपकी रेंज में से सबसे कम वैल्यू होती है, लोएस्ट वैल्यू होती है, आपको वो दिखा देता है। अब देखो ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि मैं देखना चाह रही हूँ कि इंग्लिश, मैथ्स और साइंस। अब देखो मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ कि मुझे मैथ्स में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए कि साइंस में चाहिए, इसलिए मैं तीनों के अलग अलग मैक्सिमम मार्क्स निकालूंगी। अगर तो मैंने मेंशन किया होता ना कि मैक्सिमम मार्क्स इन मैथ्स, तो आप लोग सिर्फ मैथ्स का रेंज सिलेक्ट करके मैथ्स का आंसर निकालते हैं। लेकिन अभी मुझे मैक्सिमम मार्क्स मैंने नहीं मेंशन किया हुआ कि मुझे किस रेंज के चाहिए, तो आप तीनों का इंडिविजुअली अलग अलग निकाल लोगे मार्क्स। इक्वल्स टू मैक्सिमम मार्क्स के लिए मैक्स का फंक्शन और ब्रैकेट स्टार्ट। अब आगे है
हम लोगों ने रेंज सिलेक्ट करनी है कि आपने किस रेंज में से मैक्सिमम मार्क्स देखने हैं, आप उस रेंज को सिलेक्ट कर लोगे। 45 से 26 तक, ब्रैकेट क्लोज, रेंज सिलेक्ट और ब्रैकेट क्लोज, एंटर करोगे तो ये आपके पास मैक्सिमम मार्क्स आ जाएंगे। अब देखो मैंने इसका तो आंसर निकाल लिया है और यहाँ पर भी आपका सेम फंक्शन अप्लाई होगा दोनों जगहों पे, तो आप इसको यहाँ से ड्रैग करोगे तो वो आपको मैक्सिमम मार्क्स बता देगा कि इंग्लिश में कितनी हाईएस्ट वैल्यू थी, मैथ्स में कौन सी हाईएस्ट वैल्यू थी और साइंस में कौन सी हाईएस्ट वैल्यू थी। सिंपल, ठीक है। अगली चीज है मिनिमम मार्क्स। अब मिनिमम मार्क्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, इक्वल्स टू मिन ब्रैकेट स्टार्ट, दोबारा से वही तरीका, रेंज सिलेक्ट करो और ब्रैकेट क्लोज। ये अब आपके पास आ जाएंगे मिनिमम मार्क्स इस रेंज के। इसको साइड पे ड्रैग करो, ये आपके पास बाकी मैथ्स और साइंस के भी मिनिमम मार्क्स आ जाएंगे। यहाँ तक बेटा क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। अच्छा, अब अगली चीज आ गई है हमारे पास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ग्रेटर देन 60 मार्क्स। अच्छा, अब हम लोग अगर हम लोग इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करें, एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में और दूसरा ग्रेटर देन 60 में। नंबर ऑफ स्टूडेंट से क्या पता लग रहा है कि हमारे पास फंक्शन आएगा यहाँ पर काउंट का, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को तो देखकर हम लोगों को ये पता लग रहा है कि यहाँ पर काउंट का फंक्शन लगेगा, लेकिन आगे लिखा हुआ है ग्रेटर देन 60, ठीक है। पहले तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गया और उसके बाद लिखा हुआ है ग्रेटर देन 60, तो ये ग्रेटर देन 60 की एक कंडीशन आ गई है, एक काउंट लग गया, ठीक है, और साथ ग्रेटर देन 60 की एक कंडीशन, यानी कि इफ जहां पर आपके पास सम का लिखा हुआ हो या फिर काउंट का लिखा हुआ हो, दिया हुआ हो फंक्शन, उसके साथ अगर कंडीशन लग जाए ना कि इतने मार्क्स या फिर इतने पॉइंट्स या फिर इतनी जो भी चीजें हैं, एक क्राइटेरिया अगर साथ में लग जाए ना, तो आपको उसमें काउंट के साथ इफ लगाना पड़ता है। यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट से हमें पता लग रहा है काउंट और ग्रेटर देन 60 से हमें पता लग रहा है इफ। यहाँ पर फंक्शन हम लोगों को पता लग रहा है कि क्या लग जाएगा, काउंट इफ। अब इस फंक्शन का मतलब क्या है कि हम लोगों ने, अब देखो यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया हुआ कि मुझे किस रेंज में से चाहिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ग्रेटर देन 60, ना मैंने ये मेंशन किया हुआ है कि मुझे सिंगल सब्जेक्ट का चाहिए या फिर मल्टीपल सब्जेक्ट्स का चाहिए, मैंने कुछ मेंशन नहीं किया हुआ। मैंने सिर्फ ये बताया हुआ है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखने हैं मैंने जिनके 60 से ज्यादा मार्क्स हैं। जब आपके पास कोई अलग से मेंशन ना किया हुआ हो तो आपने ऑटोमेटिकली एक का आंसर निकाल के उसको ड्रैग करके बाकी सबका भी आंसर निकालना होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ कि कौन सा था, कि कौन से सब्जेक्ट का था, तो हम लोग क्या करेंगे, काउंट इफ लगाकर उसको एक का आंसर निकालेंगे पहला, फिर मैथ्स और साइंस को ड्रैग करके उसके भी आंसर निकाल देंगे। ये देखो, ये काउंट इफ, ये काउंट इफ और ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है। काउंट इफ के बाद ब्रैकेट स्टार्ट। और बेटा मैंने आप लोगों को बताया था कि जब आप लोग काउंट इफ या सम इफ या फिर काउंट इफ्स और सम इफ्स लगाओ तो लगा ब्रैकेट के फौरन बाद इंसर्ट फंक्शन पे चले जाया करो। लगा आप इस तरह भी सकते हो सिंटेक्स को देखकर, लेकिन वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है जब आपके पास रेंज वगैरह ज्यादा आ रही हो। ये देखो, काउंट इफ, ब्रैकेट स्टार्ट, इंसर्ट फंक्शन, और अब ये ऑप्शंस आ रहे हैं। रेंज कौन सी है मेरे पास, सबसे पहले इंग्लिश की है, मैंने इंग्लिश की रेंज सिलेक्ट कर लिया, C2 से C11। क्राइटेरिया कौन सा है मेरे पास यहाँ पर मेंशन, ग्रेटर देन 60। ओके करूंगी तो ये मेरे पास आ गया 4, यानी कि इंग्लिश में 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 60 से ज्यादा मार्क्स है। कौन कौन से हैं देख लेते हैं, 1 2 3 और 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं इंग्लिश में जिनके मैथ्स में 60 से ज्यादा मार्क्स थे। अब मैंने इंग्लिश का तो निकाल लिया, अब मुझे ड्रैग करके बाकियों का भी आंसर निकालना पड़ेगा। मैथ्स में 6 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके 60 से ज्यादा मार्क्स हैं और साइंस में 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके
60 से ज्यादा मार्क्स थे। ये तो हो गया हमारे पास काउंट इफ, ठीक है। अब अगला लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड। आगे मैंने कंडीशन दी हुई है लेस देन 40 की, यानी कि फेल कौन से बच्चे होंगे जिनके 40 से कम मार्क्स थे, या मैं इसको कर देती हूँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40। अब क्या देखना है हम लोगों ने, इसको दोबारा से दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, एक तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में और दूसरा फेल्ड में। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से तो हमें पता लग रहा है कि हमने काउंट का फंक्शन लगाना है, ठीक है। लेकिन आगे लिखा हुआ है फेल्ड, एक कंडीशन आ गई है कि हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो निकालने हैं, लेकिन कौन से स्टूडेंट्स निकालने हैं जो फेल हुए हैं, जिनके लेस देन और इक्वल्स टू 40 मार्क्स थे। अब यहाँ पर भी मैंने मेंशन नहीं किया हुआ कि मुझे किस सब्जेक्ट का चाहिए, या फिर मुझे सिंगल का चाहिए या मल्टीपल सब्जेक्ट्स का चाहिए, इसलिए मैं ऑटोमेटिकली पहले का आंसर निकाल कर बाकी सब्जेक्ट्स का भी खुद ही आंसर निकाल लूंगी। अगर बेटा आप लोगों ने सिर्फ एक आंसर निकाला हुआ और बाकी ड्रा करके बाकी आंसर्स ना निकाले हुए तो आप लोगों के मार्क्स कटेंगे, ठीक है। इसलिए जब आपके पास कोई मेंशन नहीं होता ना कि सिंगल है या मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, तो आप ऑटोमेटिकली एक का आंसर निकाल के उसको ड्रैग करते हो तो बाकी भी सबके आंसर्स आ जाते हैं। चलो, अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से हमें पता चल रहा है काउंट लगेगा, और आगे फेल्ड है और साथ एक कंडीशन आ रही है, इसका मतलब है काउंट के साथ इफ लगेगा, इक्वल्स टू काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट। अब डायरेक्ट इंसर्ट फंक्शन पे जाओगे, रेंज कौन सी है, पहली इंग्लिश, और क्राइटेरिया क्या है मेरे पास, लेस देन और इक्वल्स टू 40, लेस देन इक्वल्स टू 40, ओके करोगे। यहाँ पर लिखा हुआ आगे 3, इसका मतलब है कि इंग्लिश में तीन सब्जेक्ट, सॉरी इंग्लिश के सब्जेक्ट में 3 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके लेस देन और इक्वल्स टू 40 मार्क्स है। अब देख लेते हैं कौन कौन से थे। एक तो ये है जिसके 40 हैं, एक ये है जिसके 20 हैं, और एक ये है जिसके 26 हैं। ये जो 20 और 26 है ना, इनके लेस देन 40 हैं, और हमने एक और क्राइटेरिया रखा था इक्वल्स टू 40, तो ये जो 40 है यहाँ पर एक और पड़ा हुआ है, तो इसलिए इसका आंसर आ गया हमारे पास 3। यानी कि इंग्लिश में 3 बच्चे ऐसे हैं जिनके लेस देन और इक्वल्स टू 40 मार्क्स थे और वो फेल थे। अब यहाँ से मैं इसको साइड पे ड्रैग करती हूँ, आपके पास बाकी भी तीनों सब्जेक्ट्स के आंसर्स आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक बेटा कोई मसला है तो बताओ। नो मैम। नो मैम। अच्छा, आगे है यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ग्रेटर देन 60 मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक है। अब देखो ऊपर तो मैंने मेंशन नहीं किया हुआ था इन दोनों जगहों पे कि हमें कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, सिंगल सब्जेक्ट चाहिए, मल्टीपल चाहिए, या जो भी है। नीचे हमारे पास मैंने मेंशन किया हुआ है कि इन ऑल सब्जेक्ट्स। अगर यहाँ पर इन ऑल सब्जेक्ट्स ना भी होता, यहाँ पर 2 सब्जेक्ट्स होता, यानी कि जब आपके पास एक से ज्यादा रेंज आ जाती है ना, इनके मल्टीपल रेंजेस आ जाती हैं, तब हमारे पास काउंट, ये इफ के काउंट को छोड़ के या सम को छोड़ के जो इफ होता है ना, इफ के बजाय इफ्स लगता है, IFS, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसको हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इस क्वेश्चन को। एक है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट से हमें पता लग रहा है कि काउंट का फंक्शन है। आगे लिखा है ग्रेटर देन 60, ग्रेटर देन 60 से हमें पता लग रहा है कंडीशन से कि काउंट के साथ इफ लगेगा। आगे लिखा हुआ है इन ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल सब्जेक्ट्स का मतलब है कि हमारे पास रेंजेस यहाँ पर मल्टीपल आ रही हैं। ये कोई एक रेंज नहीं है हम लोग जिसकी बात करें, कोई सिंगल रेंज की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग सारे सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं। जहां पर मल्टीपल रेंजेस आ जाती हैं वहां पर फिर हम लोग इफ की बजाय इफ्स लगाते हैं। देखो अब इक्वल्स टू काउंट, और आगे 60 मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट्स की वजह से इफ्स आ जाएगा, काउंट इफ्स और ब्रैकेट स्टार्ट, इंसर्ट फंक्शन।
यहाँ पर लिखा हुआ है रेंज 1। अब देखो मल्टीपल रेंजेस है ना, ऑल सब्जेक्ट्स लिखा हुआ है। रेंज 1 क्राइटेरिया क्या है उसका, ग्रेटर देन 60। रेंज 2 मैथ्स क्राइटेरिया, रेंज 3 और इसका क्राइटेरिया ग्रेटर देन 60। ये सारी रेंजेस आ गई हैं और ये साथ उनके क्राइटेरियाज। ओके करोगे? अब ये आपके पास इधर आ रहा है 1, यानी मिस कि ये दोबारा कीजिएगा एक दफा। अच्छा, ये मैं दोबारा लिख रही हूँ, काउंट इफ्स और ये इंसर्ट फंक्शन। रेंज 1 कौन सी है इंग्लिश की? क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया क्या दिया हुआ है, ग्रेटर देन 60। रेंज 2 कौन सी है? मैथ्स क्राइटेरिया। फिर आगे रेंज 3। अब देखो यहां से नीचे करो, ड्रैग इसको, ड्रैग वो ड्रॉप डाउन में जाओ, ग्रेटर देन 60। ये तीनों रेंजेस आ गई हैं और साथ साथ उनके क्राइटेरियाज। ओके करोगे? अब इसका आंसर आ रहा है 1। इसका मतलब क्या है 1 का, कि हम लोगों ने क्या देखना था, ऐसे स्टूडेंट्स देखने थे जिनके तीनों में 60 से ज्यादा मार्क्स हैं। ठीक है, अब ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जिसके तीनों में 60 से ज्यादा मार्क्स थे? ये वाला 90, 77 और 80। ठीक है, बाकी जो स्टूडेंट्स हैं हो सकता है किसी के दो में 60 से ज्यादा हो, एक में कम आ रहा हो, किसी के एक में 60 से ज्यादा हो, दो में कम आ रहे हो। ठीक है, हम लोगों ने क्या देखना है कि ऐसे स्टूडेंट्स देखने थे जिनके तीनों में इकट्ठे 60 से ज्यादा मार्क्स थे। वो इस स्टूडेंट के अलावा और कोई भी नहीं है, ई के अलावा। तो मेरे पास उसका आंसर क्या आ गया, उसने उन सेल्स को काउंट किया कि जिसके तीनों में 60 से ज्यादा मार्क्स है। टोटल क्या आंसर आ गया उसका? 1, यानी कि सिर्फ एक स्टूडेंट ऐसा है। आइए बेटा आप समझ। अब देखो यहाँ पर इन ऑल सब्जेक्ट्स लिखा हुआ है, तो ऑल सब्जेक्ट्स का मतलब है कि मुझे सबका इकट्ठा एक ही आंसर चाहिए, मैं इसको ड्रैग नहीं करूंगी। जब मेरे पास मल्टीपल रेंजेस आ जाती हैं तो आपने सिर्फ एक आंसर निकालना होता है, आपने उसको बार बार ड्रैग नहीं करना होता। ड्रैग आपने सिर्फ तब करना होता है उसका आंसर निकालने के लिए जब आपके पास कोई रेंज मेंशन नहीं होती कि मैंने पहले की निकालनी है, दूसरे की निकालनी है कि तीसरे की निकालनी है। तो आप एक का निकाल कर उसको ड्रैग करके बाकी भी सबका आंसर निकाल देते हो। यहाँ पर मुझे मेंशन था कि मुझे सारे सब्जेक्ट्स का चाहिए, तो सारे सब्जेक्ट्स का आपने एक आंसर ये निकाल दिया है। ठीक है, यहाँ तक बेटा कोई इशू है तो बताओ। No, ma'am. अच्छा अच्छा, आगे है आप लोगों का टोटल ऑब्टेन मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स ग्रेटर देन 60 इन मैथ्स। इसको हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज है यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल ऑब्टेन मार्क्स। हमें ये तो पता लग गया कि हमें टोटल से हमें ये पता लग गया कि हमारे पास ये कौन सा फंक्शन आएगा, हमारे पास सम का फंक्शन आएगा। ये हमें टोटल से पता लग गया है। आगे लिखा हुआ है ग्रेटर देन 60, यानी कि हमें पता लग गया कि सम के साथ एक कंडीशन आ रही है ग्रेटर देन 60 की, तो सम के साथ इफ लगेगा। फंक्शन कौन सा है? ये सम इफ का है। ठीक है, अब हम लोग उसको मजीद देखें तो सम इफ में हम लोगों ने दो चीजें देखनी होती हैं, तीन चीजें बल्कि देखनी होती हैं। एक आपकी सम रेंज होती है कि आपने किस रेंज को ऐड करना है, एक आपका क्राइटेरिया होता है और एक आपकी सिंगल रेंज होती है। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल ऑब्टेन मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स ग्रेटर देन 16 मैथ्स। टोटल किस चीज का चाहिए? टोटल मुझे चाहिए उनके ऑब्टेन मार्क्स का। ठीक है, टोटल किसका चाहिए? ऑब्टेन मार्क्स का चाहिए। तो हमारे पास सम किसका आ जाएगा? सम आ जाएगा मेरे पास ऑब्टेन मार्क्स का। सम रेंज कौन सी हो जाएगी मेरे पास? सम रेंज हो जाएगी मेरे पास ऑब्टेन मार्क्स की, क्योंकि टोटल मांगा हुआ है मुझसे ऑब्टेन मार्क्स का। आगे उन्होंने पूछा हुआ है क्राइटेरिया मेरे पास हो गया ग्रेटर देन 60। आगे उन्होंने रेंज बताई हुई है मैथ्स की।
एक तो मेरे पास सम रेंज हो गई है, यानी कि जिस रेंज का टोटल चाहिए था वो मैंने उधर लिख दिया। टोटल मुझे चाहिए था ऑब्टेन मार्क्स का, तो मैंने सम रेंज में लिख दिया ऑब्टेन मार्क्स। फिर मुझे क्राइटेरिया चाहिए था जो कि ग्रेटर देन 60 है, और फिर मुझे चाहिए था रेंज कौन सी हो, तो रेंज मेरे पास कौन सी है, मैथ्स की है, तो रेंज मेरे पास मैथ्स वाली आ जाएगी। अब बेटा इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि मैंने पहले सबसे पहले देखना है कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मैथ्स में 60 से ज्यादा मार्क्स है। टोटल मेरा ख्याल है 5 to 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं। देखो एक ये है, 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मैथ्स में 60 से ज्यादा मार्क्स थे। ठीक है, हमने उनका क्या देखना है, हमने उनके ऑब्टेन का टोटल लेना है। अब ये 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं ना जिनके मैथ्स में 60 से ज्यादा मार्क्स थे, हम लोगों ने उनके ऑब्टेन मार्क्स देखने हैं। अब देखो ये वाला जो स्टूडेंट है जिसके 60 से ज्यादा मार्क्स है उसके ऑब्टेन ये है, इस स्टूडेंट का ऑब्टेन ये है, इस स्टूडेंट का ऑब्टेन मार्क्स ये हैं, इन 3 स्टूडेंट्स के ऑब्टेन मार्क्स ये वाले हैं। ठीक है, हम लोगों ने जितने बच्चों के मैथ्स में 60 से ज्यादा मार्क्स थे उनके ऑब्टेन का टोटल ले लेना है। टोटल 6 स्टूडेंट्स हैं जिनके मैथ्स में 60 से ज्यादा मार्क्स थे, यहाँ पर जो 6 आएंगे ना उनके नंबर, जो उनके 6 ऑब्टेन मार्क्स आ रहे हैं, हमने उनका टोटल ले लेना है। ठीक है, अब देखो ये हम लोगों ने पहले करना कैसे, इक्वल्स टू सम इफ और ब्रैकेट स्टार्ट, इंसर्ट फंक्शन। सबसे पहले वो मांग रहा है रेंज। अब देखो रेंज यहाँ पर कौन सी मेंशन की हुई है, इन मैथ्स। हम लोग उसको रेंज नहीं कहेंगे ऑब्टेन मार्क्स को, क्योंकि उन्होंने तो ऑब्टेन का तो टोटल मांगा हुआ है, इसका मतलब है वो तो सम रेंज है। ठीक है, हम लोगों को रेंज कौन सी बताई हुई है, मैथ्स की, तो यहाँ पर मैं मैथ्स को सिलेक्ट कर लूंगी। क्राइटेरिया कौन सा बताया हुआ है, ग्रेटर देन 60, और सम रेंज कौन सी है अब जिसका टोटल चाहिए, वो है हमारे पास रेंज, क्राइटेरिया और सम रेंज। रेंज मैथ्स की थी, ये मेंशन था, क्राइटेरिया भी मेंशन था, और टोटल किस चीज का चाहिए था, ऑब्टेन मार्क्स का, तो यानी कि सम किसका चाहिए था, ऑब्टेन मार्क्स वाली रेंज का। मैंने सम रेंज में ऑब्टेन मार्क्स वाली रेंज ऐड कर दी है। ओके करूंगी तो मेरे पास आ रहा है आंसर 1163। अब ये 1163 किस चीज का आंसर है, 1163 इन जो 6 बच्चे थे ना जिनके मैथ्स में 60 से ज्यादा मार्क्स थे, उनके ऑब्टेन का टोटल आंसर है ये 1163। सिर्फ उन 6 बच्चों के ऑब्टेन मार्क्स का टोटल है ये 1163। ये बेटा क्लियर हुआ है सम इफ? Yes, ma'am. अच्छा, अब आगे एक और चीज है, एक तो हो गया हमारे पास सम इफ, दूसरा है हमारे पास टोटल ऑब्टेन मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स ग्रेटर देन 60 इन ऑल सब्जेक्ट्स। पहले सिर्फ मैथ्स का था, अब लिखा हुआ है इन ऑल सब्जेक्ट्स। टोटल हम लोगों को पता चल रहा है किसका चाहिए, हमें टोटल चाहिए ऑब्टेन मार्क्स का, यानी कि सम किसका चाहिए, हमें ऑब्टेन मार्क्स का चाहिए। तो सम रेंज कौन सी हो जाएगी हमारे पास, और ये वाली हो जाएगी ऑब्टेन मार्क्स वाली, क्योंकि हमें टोटल इसका चाहिए। आगे लिखा हुआ है ग्रेटर देन 60, ग्रेटर देन 60 क्या है हमारे पास, उसका क्राइटेरिया आ जाएगा। और तीसरा लिखा हुआ है इन ऑल सब्जेक्ट्स। अब देखो ऊपर मुझे मेंशन था कि इन मैथ्स है, तो मैंने उसकी रेंज कौन सी रखी थी, मैथ्स की रखी थी। यहाँ पर लिखा हुआ है इन ऑल सब्जेक्ट्स, यानी कि मुझे तीनों सब्जेक्ट्स की रेंज इकट्ठी लेनी है। अगर तो यहाँ पर अगर एक से ज्यादा 2-3 सब्जेक्ट्स का लिखा हुआ होता है ना, या 2-3 जो फील्ड्स होती हैं आपका उसका मेंशन किया हुआ होता है, एक से ज्यादा जहां भी चीज आ रही होती है, आप उसको क्या करते हो, आप उसको वो ले आते हो, रेंज में ले आते हो। अब यहाँ पर मल्टीपल रेंजेस हैं, तो यहाँ पर हम लोग सम इफ नहीं लगाएंगे, सम इफ्स लगाएंगे। ऊपर सिंगल रेंज थी मैथ्स की, इस वजह से सम इफ लगाया था। यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट्स लिखा हुआ है, यानी कि मल्टीपल रेंजेस मेंशन की हुई हैं, तो यहाँ पर सम इफ की बजाय सम इफ्स लगेगा। अब देखो इक्वल्स टू सम इफ्स, इंसर्ट फंक्शन। सबसे पहली चीज है यहाँ पर सम रेंज। सम रेंज कौन सी है, ऑब्टेन मार्क्स। आगे है क्राइटेरिया रेंज 1। अब देखो इन ऑल सब्जेक्ट्स लिखा हुआ है, तो ऑल सब्जेक्ट्स का मतलब है मुझे तीनों सब्जेक्ट्स की रेंजेस चाहिए।
मैंने पहले एक सब्जेक्ट की निकाली और उसका क्राइटेरिया एंटर कर दिया। फिर यहां पर लिखा है रेंज टू कौन सी है? मैथ्स, और उसका क्राइटेरिया यहां से नीचे करूंगी। रेंज 3 साइंस और उसका क्राइटेरिया। पहले रेंज 1, फिर क्राइटेरिया, फिर रेंज 2 उसका क्राइटेरिया, रेंज 3 और इसका क्राइटेरिया। ओके करोगे तो यहां पर देखो लिखा हुआ है 247। इसका मतलब क्या था स्टेटमेंट का? कि मुझे टोटल किसका चाहिए? मुझे ऐसे बच्चों के ऑब्टेन मार्क्स का टोटल चाहिए जिनके सारे सब्जेक्ट्स में 60 से ज्यादा मार्क्स थे। अब देखो ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनके तीनों में 60 से ज्यादा मार्क्स हो? ये वाला स्टूडेंट है। इसके इंग्लिश में भी 60 से ज्यादा है, मैथ्स में भी 60 से ज्यादा है और साइंस में भी 60 से ज्यादा है। इसके तीनों सब्जेक्ट्स में इकट्ठे 60 से ज्यादा मार्क्स थे। तो हमें इस स्टूडेंट का क्या चाहिए था? हमें इस स्टूडेंट के ऑब्टेन मार्क्स चाहिए थे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 247, इसलिए इसका आंसर आ गया 247। अगर तो दो तीन स्टूडेंट्स ऐसे होते ना जिनके तीनों में 60 से ज्यादा मार्क्स होते, तो वो क्या करता? वो उन दो तीन स्टूडेंट्स के ऑब्टेन का टोटल ले लेता। अभी फिलहाल पूरे उस टेबल में सिर्फ एक स्टूडेंट ऐसा है जिसके इसमें 60 से ज्यादा मार्क्स थे। इस वजह से उसका ऑब्टेन मार्क्स यहाँ पर सिर्फ 247 आ रहा है लिखा हुआ। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा? ये इसमें यहां तक अगर कोई मसला है तो मुझे बताओ। क्लियर है मैम। अच्छा चलो बेटा आज यहीं तक रखो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग बाकी करेंगे, और जैसे जैसे होता जा रहा है अगर आखिरी क्लास रहती होगी तो फिर हम लोग उसमें एक आध असाइनमेंट रख लेंगे। उससे पहले सारी रिवीजन हम लोग अपनी कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ तक मैं दोबारा रिवाइज नहीं करवाऊंगी। ये मैंने इसलिए आज आप लोगों को कहा था कि आखिरी 2-3 क्लासेस आप लोगों की रिविजन की हैं। जिसको इसमें कोई भी मसला है वो अपना क्लास लाजमी ले और इसकी रिवीजन जो है वो साथ साथ करो। अगर इसमें कोई मसला है तो मुझे बता दो, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैंने इसकी रिवीजन नहीं करवानी। जितना आगे रह गया मैं उसकी रिवीजन करवाऊंगी अब। एलएमएस पर ये आप लोगों की फाइल पड़ी हुई है, एक्सेल फॉर्मूलाज वाली मैंने स्टार्ट में अपलोड की थी। ये वही वाली फाइल है, उसी पे मैं आप लोगों को दोबारा से इसकी रिवीजन करवा रही हूँ। बाकी मैंने आप लोगों का जो स्केड्यूल था फाइनल का वो भी बता दिया है, ठीक है। थर्ड को है आप लोगों का 11 to 1 वेंसडे बन रहा है मेरा ख्याल से। तो जैसे जैसे वो क्लासेस वगैरह पता लगता जाएगा कहाँ पर होना है वो फिर मैं आप लोगों को बता दूंगी। अगर यहाँ तक क्लियर है तो फिर मुझे बताओ, मैं फिर क्लास एंड कर देती हूँ। बेटा आवाज नहीं आ रही यस आपकी। मैम, क्लियर है मैम। क्लियर है मैम। मैं ये पूछ रहा था कि जो फाइनल पेपर होगा। मिफ्ता बेटा आपकी आवाज बहुत कट रही है, क्या कह रहे हो? मैम ये कह रहा हूँ ना कि इसका जो फाइनल पेपर है ना मैम, वो हाँ टोटली प्रैक्टिकल होगा। हाँ हाँ प्रैक्टिकल होगा और 7 एमसीक्यूज हो जाएंगे, क्योंकि एक्सेल तो है ही ओके सारा मैम। प्रैक्टिकल ना। सात थोड़े से एमसीक्यूज हो जाएंगे आप लोग। 35 मैंने मार्क्स का आप लोगों का होगा फाइनल। मैम एक्सेल ही होगा, एमसीक्यूज उससे जो पिछले हाँ स्टार्टिंग हाँ में पढ़े एक्सेल थे है, एक्सेल टॉपिक्स, है। क्या कह रहे हो? एमसीक्यूज जो जब हमने स्टार्ट में प्रैक्टिकल टॉपिक्स पढ़े थे उससे नहीं रिलेटेड। नहीं, एमसीक्यूज इसी का होगा, एक्सेल का ही होगा। वो आप लोग देखोगे ना थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा आपको। उसमें कोई वो नहीं है, रट्टा मारने वाली कोई भी चीजें नहीं है। जो चीजें हमने पढ़ी है उसी में से होगा। ठीक है, थैंक यू। और बेटा कोई चीज पूछने वाली? अभी तक क्लियर है मैम बस। चलो बस ठीक है, नेक्स्ट में फिर हम लोग बाकी रिवीजन कर देते हैं। आप लोग जरा 1 मिनट के लिए चुप करो, मैं आप लोगों का ना स्क्रीनशॉट ले लूं अटेंडेंस के लिए।
चलो जी, ये भी हो गया, स्क्रीनशॉट्स हो गए आप लोगों के। अब मैं ठीक है फिर बेटा यहाँ से मैं क्लास एंड कर रही हूँ, ठीक है। चलो बच्चे ठीक है, ओके मैम। अल्लाह हाफिज। हाफिज।